डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin bx dx। मींस ये इंटीग्रेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे हम। इसलिए मेरा क्वेश्चन है टू इवॉल्वेट द इंटीग्रेशन। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता कि हम इस इंटीग्रेशन को खास तौर पर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो यस, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इसका आंसर आएगा, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आएगा। तो मैं खास तौर पर इसलिए पढ़ा रहा कि आप लोग जब इंटीग्रेशन की स्टडी करते तो उसके अंदर ये इस टाइप का फंक्शन या इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत फ्रिक्वेंटली अपीयर होता। फॉर एग्जांपल, जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, किसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म इवॉल्वेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इवॉल्वेट करना है, तो वहां पर इस टाइप का इंटीग्रेशन अपीयर होता। अब वहां तो आपको एक्सपेक्टेड ये है कि आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये इंटीग्रेशन निकालते बैठना है। तो वहां ऑथर क्या करते, ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर, जैसे ये इंटीग्रेशन आया उसका ये आंसर लिख देते। हम पढ़ाने वाले टीचर्स भी यही करते, इंटीग्रेशन आया उसका ये आंसर रहेगा ऐसा बता देते। मतलब ऑथर भी और हम भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते कि आपको ये ऐसे फार्मूला याद हो। तो मैं चाहा कि आपको ये ऐसे फार्मूला याद करवा दूं, मगर ये फार्मूला ऐसे फार्मूला याद करवाने से पहले मैं ये भी चाहा कि इसका डेरिवेशन मैं खुद बता दूं आपको कि अपन जब ये इंटीग्रेशन को इवॉल्वेट करेंगे तो उसका ये आंसर कैसे आएगा। सो कम ऑन, देखते अपन आंसर कैसे आएगा। इस इंटीग्रेशन को मैं आई से डिनोट कर देता, मतलब हमने ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। नेचुरली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ax और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin bx। अब जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए तो हमको उसमें ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन। इसी पर डिपेंड करता हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए तो। अब देखिए, ये ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, इसका ऑर्डर नहीं होगा क्या? ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस मतलब जो फंक्शन पहले दिख रहा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जो दूसरा दिख रहा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, है ना? बहुत नेचुरल चीज है। ऐसे नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि मैं इस फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता, sin bx इंटू e टू द पावर ax। इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता मींस मल्टीप्लीकेशन में अपन ऑर्डर चेंज कर सकते। जैसे 2 इंटू 3 भी 6 होता और 3 इंटू 2 भी 6 होता। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले 2 और बाद में 3 आएगा तो ही प्रोडक्ट 6 आएगा, या फिर हमने पहले 3 लिख दिया और बाद में 2 लिख दिए तो अब प्रोडक्ट 6 नहीं आएगा, दोनों भी सेम आते। तो इसको कहते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज किया जा सकता। तो अब तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस अगर मैं देखूं तो पहले साइन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस does not decide the order of the function in the integration by parts। then फिर क्वेश्चन ये होगा कि कौन डिसाइड करता? तो लिएट हमारी हेल्प करता है यहां पर। लिएट ये एब्रिविएशन है, इसमें L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस ऑर्डर में ये लेटर्स आ रहे उसी ऑर्डर में अपन ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन तय करते। जैसे कि टी और ई, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा और बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा इसलिए सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ऑलराइट, लिएट हमारी हेल्प करता। याद रखना, लिएट कोई फार्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस हमारी हेल्प करता है इंटीग्रेशन निकालने में। तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आपको मालूम हो तो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़े होंगे कि मान लीजिए u और v दो फंक्शन ऑफ x है और उसका हमने इंटीग्रेशन निकालना है। u हमारा फर्स्ट फंक्शन, v हमारा सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन आता फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस। अब ये आगे कंटिन्यू करने की बजाय मैं नीचे लिख रहा क्योंकि यहां मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिखता माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा u है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v है, होल dx।
फिर से एक मरतबा रिपीट कर देता मैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए और उसका इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लेना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो u है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो v है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो u है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी v का इंटीग्रेशन। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब जू का तू उसको एज इट इज रखना है, उसका ना डेरिवेटिव लेना है ना इंटीग्रेशन लेना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके साथ नहीं लेना है, उसको एज इट इज रख देना है। सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है, तो सेकंड फंक्शन हमारा e टू द पावर ax है, तो e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं विद द अंडरस्टैंडिंग कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता, ये चीज को जहन में रखकर आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो साइन bx का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, साइन bx का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos bx इनटू डेरिवेटिव ऑफ bx विथ रिस्पेक्ट टू x जो b हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होने की वजह से b पहले लिखा और बाद में cos bx लिखा, सो b इंटू कॉस bx साइन bx का डेरिवेटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन e टू द पावर ax था जिसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a हो जाएगा। एक मरतबा इस स्टेप को इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं रिपीट करता, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बस अगर आपको ये स्टेप समझ गई तो इसके बाद हमको कैलकुलस का कोई ऑपरेशन नहीं लेना है, बस फिर अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन एडिशन ये चीजें बच गई। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने पहले लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होने की वजह से इसको पहले लिखा जा सकता है e टू द पावर ax अपॉन a इंटू साइन bx माइनस, अब देखिए ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, अगरचे कि यहां लिखते हुए मैंने a और b मेंशन नहीं किया कि ये क्या है, मगर अंडरस्टूड है विद द यूजुअल नोटेशंस, ये रहता कि हमारा x वेरिएबल है, इसके अलावा के टर्म्स ये कांस्टेंट कहलाएंगे, तो a और b हमारे कांस्टेंट है। और आपने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आ जाए, यहां पर अगर मैं k कांस्टेंट लूं तो k टाइम इंटीग्रेशन ऑफ f dx, मतलब फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल सकते, तो b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, मींस b अपॉन a कांस्टेंट है, अपन b अपॉन a को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, फिर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, cos bx इंटू e टू द पावर ax dx ये बचेगा हमारा। फिर इस टर्म को मैंने एज इट इज रखा, माइनस बी अपॉन ए इसको भी एज इट इज रखा, फिर से अभी हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ ये पूरा, फिर से वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आया cos bx इंटू e टू द पावर ax, फिर से अपन इसको इवॉल्यूएट करेंगे, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो यहां पर अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा लिएट के हिसाब से, क्योंकि पहले t आता बाद में e आता। सो इवॉल्यूएट using integration by parts, first function as it is, integration of second e to the power ax का इंटीग्रेशन e to the power ax upon a minus integration of derivative of first cos bx का डेरिवेटिव होगा sin bx into b minus sin bx into b, तो मैंने b पहले लिख दिया, minus b sin bx into integration of second e to the power ax upon a all dx। इसके बाद ये टर्म अपन ने एज इट इज रखे, ये माइनस बी अपॉन ए का मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट को था इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो बी अपॉन ए और ये डिनोमिनेटर का ए, बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ई टू द पावर ए एक्स पहले लिख लिए, बाद में कॉस बी एक्स लिख लिए, फिर ये माइनस का बी अपॉन ए का यह यहां पर मल्टीप्लीकेशन, उससे पहले अपन ये देख लेंगे कि ये अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो प्लस हो जाएगा, मगर जब मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बी अपॉन ए और ये b अपॉन ए जो अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, याद रखना b अपॉन ए अपन इंटीग्रेशन के बाहर निकाल चुके, तो बचेगा e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये बचेगा। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना कि हमने जहां से शुरू किए थे वहीं पर फिनिश किए, हम ये इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे थे वापस वहीं पर आ गए, वापस वहीं पर ये इंटीग्रेशन निकालना था, फिर से इंटीग्रेशन आ गया हमारा, इतनी सारी स्टेप्स करने के बाद भी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर तो फिर से हमारी ये सारी स्टेप्स आएंगी
और 2 स्टेप के बाद फिर ये इंटीग्रेशन अपीयर हो जाएगा। इसीलिए हमने इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट करे थे। अब मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन की जगह i सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। i सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्योंकि इसको हमने i से डिनोट करे और नोटेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो फिर ये अगली स्टेप जब अपन देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा i है, लेफ्ट हैंड साइड में i है जो मैंने बार बार नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है, आप जानते हैं इक्वेशन में, ये हमारा i है। ये स्टेप एज इट इज, ये स्टेप एज इट इज, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन की जगह मैंने i पुट कर दिया। ऑलराइट, अब अपन इस टर्म को लेफ्ट में लेकर चले जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी हमारी, ये यहां पर लिखा मैंने i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, मतलब i वाले टर्म्स अपन उधर लेकर चले गए और बाकी के टर्म्स को अपन ने राइट ही में रहने दिए। तो राइट हैंड साइड में ये टर्म बच जाएगी, जिसमें से मैंने क्या किया, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ये यहां से भी और ये यहां से भी। तो e टू द पावर ए एक्स, यहां डिनोमिनेटर में सिर्फ a था, a स्क्वायर नहीं था, अपन ने a स्क्वायर कॉमन निकाले तो एक मरतबा यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a sin bx माइनस e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर बाहर निकल चुका, तो यहां पर बचेगा b इंटू कॉस bx, माइनस का ये दूसरी टर्म में। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है, ये आपको आएगा मल्टीप्लीकेशन या कॉमन निकालना वगैरह वगैरह। चलिए अब अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। अब अगर मैं यहां से i कॉमन निकाल दूं तो पहली टर्म में 1 बचेगा और दूसरी टर्म में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसलिए ये मैं कॉमन निकालकर इसको सॉल्व करके ये यहां पर लिखा। और राइट हैंड साइड तो एज इट इज है, राइट हैंड साइड एज इट इज है। इसके बाद अपन ने क्या किए, ये डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल कर दिए। ठीक है, और ये जो लेफ्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था आई की मल्टीप्लीकेशन में, उसको राइट में मींस अपन ने ऑन बोथ साइड डिवाइड करे तो लेफ्ट का कैंसिल हो जाएगा और राइट में अपीयर हो जाएगा, या सीधी सीधे अगर मैं बोलूं तो इधर ही डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो i इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इधर आ गया और ये ब्रैकेटेड टर्म एज इट इज, एज इट इज। ये अब हमारा कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका, इसलिए अपन i की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। अपन ने इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट करे थे एट द बिगिनिंग, ये यहां पर डिनोट किए थे अपन ने। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट या मल्टीप्लीकेशन में a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। तो मैं आप लोग ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस इंटीग्रेशन का आंसर याद रखेंगे, मतलब इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कभी ये इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका आंसर हम डायरेक्टली ये लिखेंगे, आप इसको याद कर लीजिए।